everyone, Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well. In the last video, we had started the branch of sociology or psychology, that is social psychology, and we had explained a brief introduction to social psychology along with definition and other aspects with history and relation of social psychology with other social sciences. Today we are going to cover another important element, important concept that is explained in social psychology, and it is very relatable in our daily life as well. By understanding this concept, by learning this concept, we come to know about different types of perceptions that we have about ourselves and about different situations and the people. We come to know about different bias, different mistakes that we make while judging others or while commenting about other people. So it is all in all very relatable in our daily lives, in our society. So let's take a start by defining social cognition. Social cognition refers to how the social context influences thoughts, perceptions and beliefs. आपका जो current environment है, current situation है, it can influence your thoughts. आप जिस भी जगह मौजूद हैं, वो माहौल, वो environment, वो context, वो situation आपके thoughts को, आपके perceptions को, आपके beliefs को shape कर रहा होता है. आप जो ideas को देखते हैं, उसी के हिसाब से आपके thoughts बनते हैं. आप उसी हिसाब से information को organize करते हैं अपने brains में, और फिर उसी हिसाब से आप उस चीज़ को मानना start कर देते हैं. मीन्स आपके beliefs बनना या shape होना start हो जाते हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर शेप होता है. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ सिचुएशन इन विच यू आर इन affects your perception or belief about the situation, which in turn can influence how you are behaving in that situation. अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि जिस सिचुएशन में आप मौजूद हैं, सबसे पहले आप उसे अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करते हैं, आप उसे देखते हैं, वो आपकी परसेप्शंस को और आपके बिलीव्स को इफ़ेक्ट करता है, और फिर यही परसेप्शंस और यही सिचुएशन आपके बिहेवियर्स को इफ़ेक्ट कर रही होती है और शेप कर रही होती है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप बिहेव कर रहे होते हैं. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बिफोर वी गेट टू द इन डेप्थ, वी नीड टू बिगिन विद सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल कॉग्निशन. के सोशल कॉग्निशन है क्या, आपके बिहेवियर्स, आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स किस तरह से शेप होते हैं. इसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट पर्सन परसेप्शन. पर्सन परसेप्शन क्या है? द डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस दैट वी यूज़ टू फॉर्म इम्प्रेशंस ऑफ अदर पीपल. आपके माइंड में परसेप्शन और पर्सन परसेप्शन क्या है? जब आप दूसरे लोगों के बारे में अपने माइंड में डिफरेंट तरह से मेंटल प्रोसेसेस आपके चल रहे होते हैं, और फिर उन्हीं मेंटल प्रोसेसेस के बनने के बाद आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं बेस्ड ऑन योर इम्प्रेशंस कि आप लोगों के बारे में क्या राय रखने वाले हैं. आप एक सिचुएशन में अगर मौजूद हैं तो आपके माइंड में डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस चलते हैं, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे होते हैं अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन और अबाउट दैट सिचुएशन, उन्हीं इम्प्रेशंस की बेसिस पे. अच्छा, पर्सन परसेप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए कुछ आइडियाज़ हैं, जिनमें जो मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सोशल कॉग्निशन का, जिसे आप बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सन परसेप्शन कह सकते हैं. दिस इज सोशल स्कीमास. सोशल स्कीमास आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सन परसेप्शन. आपके परसेप्शंस लोगों के बारे में कैसे बनते हैं, इंप्रेशंस कैसे बिल्डअप होते हैं, एंड हाउ डू यू ड्रॉ कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंप्रेशंस. इसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो सोशल स्कीमा है. सोशल स्कीमा का मतलब होता है मेंटल रिप्रेजेंटेशन, या फिर वो पिक्चर जो कि आपके माइंड में बनती है, जो कि आपके ब्रेन के अंदर एक इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रही होती है. मिसाल के तौर पर अगर अभी आपसे कहा जाए थिंक अबाउट योर फेवरेट टीम, और आप उसके बारे में कुछ भी सोचें, कोई भी अपनी फेवरेट टीम, चाहे वो किसी भी गेम के हवाले से अगर आप उसके बारे में सोचें, तो आपके माइंड में डिफरेंट पॉजिटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे. इफ़ आई टेल यू पीपल थिंक अबाउट योर फेवरेट पर्सन, तो आपके माइंड में डिफरेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे उस पर्सन के. तो ये कैसे हुआ? ये इस तरह से हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ पर्सन परसेप्शन. यानी जब आप उस इंडिविजुअल से मिले या अगर आपने उस टीम को देखा, आपके माइंड में डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस चलते रहे, और उन प्रोसेसेस की बेसिस के ऊपर जब आपने देखा कि
जितने भी पॉजिटिव इम्प्रेशंस आपके माइंड में आए और फिर उन्हीं फॉर्मेशन ऑफ इम्प्रेशंस की बुनियाद पे आपने उस इंडिविजुअल या उस सिचुएशन या उस टीम या उस ग्रुप के बारे में डिफरेंट पॉजिटिव पिक्चर्स या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लिए। इसी तरह से अब एक दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए दैट पिक्चराइज अ टाइप ऑफ पैरेट इन योर माइंड, पैरेट पेट एनिमल, पेट बर्ड, जिसके बारे में मैं आपसे कहूँगी इसे पिक्चराइज करें, तो कोई किसी टाइप ऑफ पैरेट के बारे में सोच रहा होगा, कोई किसी टाइप ऑफ पैरेट के बारे में सोचेगा। मीन्स आपके माइंड में वो जो स्कीमाज हैं, वो जो पिक्चर्स हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट दी पैरेट, वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ भी समझ आती है दैट एवरीवन पिक्चराइजेस डिफरेंटली, स्कीमाज आर नॉट यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है कि स्कीमाज यूनिवर्सल होते हैं, हर किसी के सेम होते हैं, बट हर किसी के यूनिक स्कीमाज होते हैं। एवरीवन हैज़ यूनिक स्कीमाज इन देयर माइंड्स, और साथ ही साथ ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो होती हैं इंडिविजुअल्स की या ग्रुप्स की, दीज आर व्हाट वी हैव इन आवर सोसाइटी एंड इन आवर डेली लाइफ। यही वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है जब आप जिन्हें आप इम्प्रेशंस के तौर पे बिल्डअप करते हैं अपने माइंड में, और फिर बाद में आपसे अगर उन चीज़ों के बारे में पूछा जाए या इम्प्रेशन लिया जाए या उसका नाम अगर आप सुने, तो आप अपने ही पर्टिकुलर स्कीमा को अपने माइंड में पिक्चराइज करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो पिक्चर एक्चुअली हर इंडिविजुअल की या हर ग्रुप की अपनी अपनी पर्टिकुलर यूनिक पिक्चर होती है, बट यूनिवर्सल नहीं होती। एवरीवन डजंट हैव सेम स्कीमा। फिर अनदर आइडिया दैट सपोर्ट्स the process of person perception is self-fulfilling prophecy। इसको मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो ऐसा कहा जाता है अक्सर कि आप जैसा सोचेंगे आपके साथ वैसा होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना हो, मीन्स अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें लेकर आते हैं और आप अच्छे की उम्मीद रखते हैं, जिसको आम ज़बान में कहा जाए, तो वो चीज़ें अपने आप आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसी तरह से अगर आप अपने माइंड में कुछ वर्ड्स सोचते हैं तो वो उल्टा होना स्टार्ट हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा है, चल रहा है आपके सामने, आप अचानक से एक वर्ड सेंटेंस कहते हैं, गिर ना जाए, और वो गिर जाता है। आपका फर्स्ट डे ऑफ जॉब है या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपके माइंड में आता है कि आज मैं लेट ना हो जाऊँ, आप लेट हो जाते हैं। मीन्स आप जिस तरह की बातें अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करते हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपका बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंगली होता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही होती हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस सेटिस्फाई हो रही होती हैं। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है क्या? इट अकर्स व्हेन आवर एक्सपेक्टेशंस ब्रिंग अबाउट बिहेवियर्स दैट कन्फर्म आवर एक्सपेक्टेशंस। किसी भी चीज़ के हवाले से आपके माइंड में जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, किसी भी इवेंट, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी चीज़ के हवाले से, फिर आप उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर डायरेक्ट होता है, और फिर आपका बिहेवियर ही उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को कंफर्म कर रहा होता है। मीन जो भी आपकी परसेप्शंस होती हैं वो आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं और उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस कंफर्म होती हैं। इसको एक मिसाल से समझाती हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे क्लास में बोथ जेंडर्स मौजूद हैं, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। अगर मेरे माइंड में ये परसेप्शन बना हुआ है दैट फीमेल्स आर मोर लाइकली टू वर्क हार्डर एंड दे आर मोर लाइकली टू सिक्योर फुल मार्क्स एज़ कम्पेयर टू मैन, एज़ कम्पेयर टू मेल स्टूडेंट्स। अब मेरे माइंड में अगर ये चीज़ है तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, फॉर एग्जांपल अगर कोई टेस्ट होने वाला है या कुछ भी कोई चैलेंज है, कुछ भी होने वाला है, तो जो मेरी फीमेल स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहूँगी आई चैलेंज माई फीमेल स्टूडेंट्स टू लर्न in depth of sociology, for example with analysis and explanation, and simply मैं उन्हें इंस्ट्रक्ट करूँगी कि आप चैलेंज करूँगी कि आपको इन डेप्थ नॉलेज परसीव करना है अबाउट सोशियोलॉजी। इसके हवाले से आपका एक टेस्ट होने वाला है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं सिंपली इंस्ट्रक्ट करूँगी डैट गेट प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू एंड हु अकॉर्डिंग टू यू इज़ गोइंग टू सिक्योर मोर मार्क्स एज़ कम्पेयर टू अदर जेंडर? ऑब्वियसली फीमेल्स। इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्योंकि मेरे माइंड में ये परसेप्शन था कि फ़ीमेल्स आर मोर हार्ड वर्किंग, क्योंकि मेरे माइंड में ये परसेप्शन था कि दे आर मोर लाइकली टू गेट सिक्योर फुल मार्क्स, सो मैंने उन्हें चैलेंज किया, मैंने उन्हें गाइडलाइन प्रोवाइड की, और उसी गाइडलाइन, उसी चैलेंज की वजह से दे वर्क मोर हार्डर एंड दे सिक्योर्ड व्हाट आई एक्सपेक्टेड। एंड ऑन दी अदर हैंड जो मेल्स थे उन्हें जस्ट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की, क्योंकि मेरे माइंड में परसेप्शन ही नहीं था और जो मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मैंने उन्हें कंफर्म भी नहीं किया, मेरा बिहेवियर इसके अकॉर्डिंग था ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वाकई में दे वर मोर हार्ड वर्किंग और मेल्स नहीं थे, दे वर नॉट एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स।
बट जो फीमेल्स थी उनके बारे में मेरी एक्सपेक्टेशन थी, कॉज बेसिकली मैं थी। मेरे माइंड में जिस जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, मैंने उन्हें ज़्यादा मोटिवेट किया और उन्होंने ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज परसीव किया। और जो मेल्स थे जिनके बारे में मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, ज़ाहिर है उस हिसाब से मेरा बिहेवियर डायरेक्ट नहीं हुआ, एंड ऑन दी अदर हैंड मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो सेटिस्फाई हो गई। तो होता ऐसा ही है बिल्कुल कि आपके माइंड में जो भी परसेप्शन चल रहा होता है, जो आप चाह रहे होते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप बिहेव करते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, और एट दी एंड आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कंफर्म या सेटिस्फाई हो जाती हैं। अब बात करते हैं दी एट्रीब्यूशन थ्योरी की। दी एट्रीब्यूशन प्रोसेस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन एक्सप्लेनिंग सोशल कोहेजन। अगर जैसे अभी लास्ट में हमने डिफरेंट प्रोसेसेस एंड डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया दैट व्हाट डू वी एक्जैक्टली मीन बाय सोशल कोग्निशन, लेकिन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है एक्सप्लेन करने में इन सोशल कोहेजन, दैट इज़ द एट्रीब्यूशन प्रोसेस, एंड इट वाज द रेवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इट्स टाइम प्रेजेंटेड बाय फ्रिट्ज़ इन 1958। तो देखते हैं ये है क्या। इट इन्वॉल्व्स हाउ वी एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ बिहेवियर्स ऑफ अदर्स एंड आवरसेल्व्स। सिंपली लोगों के बिहेवियर्स और आपके अपने बिहेवियर्स के बारे में आप किस तरह से कॉजेज़ को एक्सप्लेन करते हैं, ये कहलाता है दी एट्रीब्यूशन प्रोसेस। अगर सामने वाला इंडिविजुअल किसी बिहेवियर में इन्वॉल्व है तो उसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं, और जो अगर हम किसी बिहेवियर में इन्वॉल्व हैं तो उसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं। इस कॉजेज़ की एक्सप्लेनेशन को आप दी एट्रीब्यूशन प्रोसेस कहते हैं। और कॉजेज़ बेसिकली दो तरह के होते हैं जो हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस। फर्स्ट है इंटरनल डिस्पोजिशनल, जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल एक बिहेवियर में इन्वॉल्व है तो उसके पीछे उसके पर्सनल ट्रेट्स हैं, पर्सनल डिस्पोजिशन या फिर जेनेटिक्स है फ्रॉम पेरेंट्स, या उसके मोटिव्स हैं, या उसके अपने एटीट्यूड्स हैं। जबकि या तो फिर हम किसी बिहेवियर के पीछे सिचुएशन या एक्सटर्नल कॉजेज़ को रिलेट कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे सोशल नॉर्म्स, पीयर प्रेशर, रैंडम चांस वगैरह। मिसाल के तौर पे अगर एक इंडिविजुअल या अगर मैं खुद if I attained first position in the class, so I would say I was intelligent, I was hard working, मैं अपने पर्सनल ट्रेट्स के साथ रिलेट करूँगी। और अगर बात की जाए एक्सटर्नल सिचुएशन की, तो आई वुड से कि इफ़ समवन इज स्मोकिंग इट मीन्स दैट उस पर पीयर प्रेशर है, जिस ग्रुप में वो बैठता है उसमें सब स्मोकर्स हैं, एंड ही वांट्स टू बी एक्सेप्टेबल इन दैट ग्रुप, दैट इज़ व्हाई ही इज अडॉप्टेड द बिहेवियर ऑफ स्मोकिंग। सो हर इंडिविजुअल के बिहेवियर के पीछे दो तरह के कॉजेज़ होते हैं, या तो इंटरनल होते हैं या एक्सटर्नल होते हैं, और इसमें भी डिफरेंट तरह के बाइस पाए जाते हैं, डिफरेंट तरह की मिस्टेक्स लोग कर रहे होते हैं। बाइस का मतलब ये है कि लाजमी नहीं है कि वो रियलिटी हो सकता है आप अपने ओपिनियन बेस्ड सब्जेक्टिविटी के साथ बाइस्ड होकर चीज़ों को एक्सप्लेन करें। अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ सेल्फ सर्विंग बाइस। सेल्फ सर्विंग बाइस का मतलब है ये सोचना कि अगर आपकी जो सक्सेस है उसके पीछे आपकी पर्सनल एबिलिटीज़ हैं, और दूसरों के जो फेलियर्स हैं, फॉर एग्जांपल या आपके जो फेलियर्स हैं उसके पीछे एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। द बिलीव दैट वन सक्सेस रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर पर्सनल एबिलिटीज़ व्हाइल एट्रीब्यूटिंग देयर फेलियर्स टू एक्सटर्नल एंड सिचुएशनल कॉजेज़। अगर आप पास होते हैं तो आपकी पर्सनल एबिलिटीज़ हैं, और अगर आप फेल होते हैं तो आउटसाइड इन्वायरमेंट, सिचुएशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। मीन्स यहाँ पे एक तरह से आप खुद को सिक्योर फील करवाते हैं। आप ये देखते हैं कि अगर आपके जो बिहेवियर है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सक्सेसफुल, तो उसके पीछे आपके पर्सनल ट्रेट्स हैं। मिसाल लेते हैं, इफ़ समवन वांट्स टू अपीयर इन दी CSS एग्ज़ाम, और अगर किसी ने फर्स्ट टाइम CSS एग्ज़ाम दिया, अटैम्प्ट किया, और वो पास हो जाता है फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो वो कहेगा आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, मेरी इंटेलिजेंस है, मेरी डेडिकेशन है, जिसकी वजह से मैं पास हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में। और अगर वो फेल हो जाता है तो वो कहेगा इट्स ऑल राइट, इट वॉज फर्स्ट अटैम्प्ट, अभी मेरे पास 2 और चांसेस बाकी हैं। देयर वॉज डिस्ट्रैक्शन, मैं बहुत बिजी था, मेरे पे वर्क लोड था, मेरे पास स्टडीज़ थी, मेरे पास जॉब थी, मेरे पास फैमिली इश्यूज़ थे। एक्सटर्नल कॉजेज़ मीन्स सेल्फ सर्विंग बाइस का मतलब है आप अपनी कामयाबी के पीछे पर्सनल एबिलिटीज़ को डेडिकेट करते हैं, जबकि आप अपने फेलियर के पीछे एक्सटर्नल या सिचुएशनल फैक्टर्स को रिलेट करते हैं। सेकेंड वन इज़ दी फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एम्प्लॉयर है, 2 एम्प्लॉयर्स हैं और एक इंडिविजुअल है जो कि इंटरव्यू देने के लिए जाता है एक कंपनी में। फर्स्ट वाले के पास अगर जाता है तो
उस ज़ाहिर है इट वॉज दी फर्स्ट इंटरव्यू, और वो जो इंडिविजुअल है वो शाय है, नर्वस है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली नर्वस है, पर उसके पास स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हैं। जो फर्स्ट एम्प्लॉय है उसने उसे रिजेक्ट कर दिया जस्ट उसकी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ नर्वसनेस देखकर, जबकि दूसरा एम्प्लॉयर लकीली उसे हायर कर लेता है। इसको आप कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, जहाँ पे जो आपकी जो सिचुएशन है उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है और आपकी पर्सनल डिस्पोजिशन को ओवर एस्टिमेट कर दिया जाता है। मीन्स अगर आप किसी इदारे में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, इट्स ऑल राइट, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अगर आप नर्वस हैं तो वो इन्वायरमेंट है, फर्स्ट टाइम जॉब के लिए जाना, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जाना, वहाँ की सिचुएशन, वहाँ का इन्वायरमेंट, टेंशन क्रिएशन, ये सारी चीज़ें। बट इंटरनली आपके अंदर स्किल्स हैं, नॉलेज है। नाउ यू टॉक अबाउट another bias, that is actor-observer bias. It is the tendency to attribute one's own action to external causes and other people's behavior to internal causes, and this is typically a way for people to cope their own failures. मिसाल के तौर पे, if I failed an exam, there were external causes, there was distraction in the room and etc. And if Sarah, for example, failed, I would say that she was dumb, she didn't work harder, she deserved not to be passed, etc. So आप अपने फेलियर के पीछे या आप अपने एक्शंस के पीछे एक्सटर्नल कॉजेज़ को एट्रीब्यूट करते हैं, वेयरएज लोगों के बिहेवियर्स के पीछे आप एट्रीब्यूट करते हैं उनके पर्सनल, उनके इंटरनल डिस्पोजिशंस को. So this is also another bias. And why do we do this? Just to make ourselves better in our poor performances. Now the fourth one is just world hypothesis, and it is the idea that people need to believe one will get what one deserves. अक्सर ऐसा होता है, हम विक्टिम्स के साथ डिफरेंट तरह की चीज़ों को रिलेट कर देते हैं कि वो डिज़र्व करता था. फॉर एग्जाम्पल सेक्चुअल असॉल्ट. अगर हम अपने माशरे में कहीं सेक्चुअल असॉल्ट देखते हैं, वी वुड से उसने कपड़े ऐसे पहने हुए थे, उसकी नेचर ऐसी थी जिसकी वजह से उसका ऐसा हुआ, उसका ऐसा होना चाहिए था. अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं तो वी वुड से डैट उस फला जो फीमेल है उसका बिहेवियर ऐसा है, वो बहुत टॉकेटिव है, बहुत आउटस्पोकन है और बहुत मिसबिहेव करती है, जिसकी वजह से शी डिज़र्व्ड टू बी डील्ड वायलेंटली. सो लोगों के साथ, विक्टिम्स के साथ अगर कुछ होता है तो उसके पीछे हम डिफरेंट कॉजेज़ को रिलेट करके कह देते हैं कि ये वो चीज़ है, जो रैशनलाइज करते हैं उसके बाद भी से डैट ये वो चीज़ है जो वो सामने वाला डिज़र्व करता है. एंड दिस इज़ रियली नॉट राइट एंड जस्टिबल. वी नेचुरली ब्लेम द विक्टिम. सो ये 4 बायसेस हैं जिस पे हम लोगों के साथ उनके बिहेवियर के पीछे, उनके एक्शन के पीछे डिफरेंट तरह के कॉजेज़ को, मीन्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉजेज़ को रिलेट कर रहे होते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट यू कॉल द ओवरऑल फिनोमेना ऑफ social cognition, means how the social context shapes your actions, your thoughts, your beliefs and overall behaviors. I hope it helped. Thank you.